हेलो फ्रेंड्स। हमारे शिक्षक साथी इससे जुड़ जाए। मैं बोला था कि आप लोगों के समक्ष मैं 7 बजे उपस्थित होऊंगा। कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स यानी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी देरी हुई है, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप लोग जितना जल्दी जुड़ जाएंगे, तो मैं जैसा कि बोला था कि आप लोगों को मैं आज माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताऊंगा। इसका कारण यह है कि आज शिक्षक समाज और हमारा देश और हमारे राष्ट्र निर्माण का संकल्प, जो हमारी शिक्षा की पद्धति पर आधारित है, उसके बारे में हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के अपने कुछ लक्ष्य थे, जिन लक्ष्यों को लेकर के, जिस दूरदर्शिता को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के वे आगे बढ़ रहे थे। और चूंकि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ढेर सारे नवीन साथी जुड़े हुए हैं, इसलिए कि बहुत वर्षों के बाद 12,000 के लगभग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और इतने ही 4,000 के आसपास हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जिसे उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता कहा जाता है, जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने एक फॉर्म भर करके कुछ परीक्षाएं दी और उन परीक्षाओं के माध्यम से विद्यालयों में भारत के भविष्य को निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। हमें लगता है कि हमने फॉर्म भरा, अपनी विद्वता के बल पर इन विद्यालयों में आकर के एक आरामदायक कुर्सी जो पहले से चली आ रही थी उस पर बैठ गए। पर साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे फेसबुक के प्रोफाइल कवर पर एक महामानव, एक शिक्षकों के मसीहा, शिक्षकों के नेता की एक मूर्ति लगी हुई है, जिस पर माल्यार्पण किया गया है। और साथ ही आपने देखा होगा कि मेरे प्रोफाइल पिक्चर में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। वे शब्द हैं कि हम शून्य से कहां पहुंचे,
यह आप जाने, और अब कहाँ रहना है, आप उसे कह सकते हैं रुकना है या ठहरना है, यह भी आप जाने। और ये शब्द मेरे नहीं है, यह शब्द एक ऐसे व्यक्तित्व का है जो आज ही के दिन 16 जनवरी 2021 को अपने आंदोलन के सफर का अंत आंदोलन के माध्यम से करते हुए व्यक्त किया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंदोलन का सफर की प्रारंभ और आंदोलन का अंत, क्योंकि एक 89 ईयर्स 88 से 89 वर्ष का व्यक्ति आज ही की दिन की तरह गत वर्ष जाड़े में 5 घंटे तक लगातार पूरे प्रदेश में उन्हीं के द्वारा किए गए आह्वान से तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा किए गए आह्वान पर वह स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मेरठ पर 4 घंटे पर, जबकि उनको मना किया गया कि इस उम्र में, इस ठंड में आप यहाँ न बैठें, उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षकों को समर्पित किया है, शिक्षक आंदोलन को समर्पित किया है, राष्ट्र में शिक्षा को बचाने के लिए किया है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आकर के बैठूंगा। उनके शब्द जो लिखे हुए हैं मेरे प्रोफाइल पिक्चर में कि शून्य से कहाँ पहुँचे यह आप जाने, और अब कहाँ रहना है यह भी आप जाने। इसमें मैं शून्य से आपको व्याख्यायित करूंगा कि आखिर उनके द्वारा निकले गए इस उद्गार में शून्य शब्द का तात्पर्य क्या है, जिसको वो इंगित कर रहे हैं कि शून्य से और कहाँ पहुंचे। यानी कि आज जो शिक्षक समाज जो उपलब्धियां अर्जित किया हुआ है और उपलब्धियों को अर्जित करके जो एक सम्मानजनक वेतन पा रहा है, सम्मानजनक वेतन सुरक्षा पा रहा है, वहां जो पहुंचा है वह भी आप जानिए। और अब कहाँ रहना है, अब कहाँ रहना में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब कहाँ रहना यह हमें बहुत कुछ बताता है कि आखिर रहना कहाँ है और उसके पीछे उनकी सोच क्या है। जब मैं एक एक से आपको तफसील से बताऊंगा कि किस तरह से इन अर्जित उपलब्धियों में से 11 या 12 उपलब्धियां अभी तक कटौती की जा चुकी हैं। उनका आशय उससे है कि अब रहना कहाँ है और ठहरना कहाँ है यह आपको जानना है। क्योंकि वो अपने भाषणों में एक बात शेर के माध्यम से किया करते थे कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता। जब भी कभी आप उनके भाषण सुनेंगे तो वो कहा करते थे कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ठहरना शब्द ये बहुत बेजोड़ है। जब मैं आपको इसकी व्याख्या कर करके अगले 2-4-5 मिनटों में आपको बताऊंगा। पहुंचना तो कभी भी कमाल नहीं होता है, और बुलंदियों पर पहुंचने से तात्पर्य वह संपूर्ण ऐतिहासिक परिलब्धियां जो उन्होंने आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश के शिक्षकों को संगठित और एकत्रित करके हासिल किया था, वह है बुलंदियों पर पहुंचना। उसके पीछे एक निरंतर चलने वाला 1956 से लेकर के आज तक का संघर्ष, और उस संघर्ष से निकली हुई और अर्जित उपलब्धियां जो बैठे बिठाए नहीं मिली थी। जिस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं सही, और यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि उसमें भारत का एक एक जनमन सम्मिलित हुआ था। यहां पर ठहरना शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं के अनुसार कि ठहरना
गति विरोधी नहीं होता है, ठहरना में भी गति होता है। क्योंकि अगर ठहरने में आप रुक गए तो नीचे आना होता है। नीचे आने का तात्पर्य है पतन का रास्ता चुनना होता है। हम जानते हैं अगर ठहरने में गति नहीं होगी, प्रयत्नशीलता नहीं होगा, सर्वाइवल नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे और चुपचाप हाथ पर रख करके बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से पतन होगा। हम सब जानते हैं अगर पृथ्वी के इस इतिहास को पढ़े तो सबसे बड़ा जीव डायनासोर हुआ करता था जुरासिक समय में। वह डायनासोर आज लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि एक समय उसने प्रयत्न करना छोड़ दिया, बैठे बैठे भोजन प्राप्त करने की कोशिश की, बैठे बैठे भोजन प्राप्त करना सीखा, भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, कोशिश नहीं की। और उस प्रयास न करने का नतीजा क्या हुआ? आज वह डायनासोर जो जुरासिक काल में पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा था, आज हम उसकी एक एक हड्डियों को जोड़ करके और उसकी शक्ल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम समझ रहे हैं कि ह्यूमन स्पेसीज इसी तरह रह जाएगी? क्या ह्यूमन स्पेसीज का एक पार्ट शिक्षक सदैव इसी तरह रह जाएगा? क्या बिना उपलब्धियों के रह जाएगा? क्या बिना आंदोलन और संघर्षों के उसकी उपलब्धियों को नहीं छीना जाएगा? पृथ्वी का नियम है, प्रत्येक जीवधारी वही रहता है इस पृथ्वी पर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करता है। सर्वाइवल आता है कहां है? सर्वाइवल आता है हमारी गतिविधियों से। वो हमारी गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर गतिविधि हमारी अनुकूलन क्षमता के पर्याप्त नहीं होगी तो यह जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन में शिथिलता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी और फिर हम डायनासोर की तरह पतन हो जाएगा। गति क्या है? गति है वह शून्य जहां से हम 7वां वेतन आयोग प्राप्त कर रहे हैं। शून्य क्या था? शून्य के बारे में माननीय शर्मा जी ही अपनी भाषणों में कहा करते थे कि जब शुरू में इन माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रबंधकीय तंत्र द्वारा संचालित होते थे, जिसमें प्रबंधक मालिक हुआ करता था और वहां पर जो शिक्षक पढ़ाता था, उससे समाज का कोई भी वर्ग यह उम्मीद नहीं करता था कि वह अपने 2 परिवारों का 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर पाएगा। अर्थात वह यह शून्य था जहां आर्थिक शून्यता के साथ साथ सामाजिक रूप से आपके सम्मान की, आत्मसम्मान के, सेल्फ रिस्पेक्ट के, या यूं कहें कि शिक्षक के सम्मान का भी शून्यता की स्थिति है। तब वो कहा करते थे, इसी आधार पर निकला था नारा। क्या शून्य था? तो वेतन क्या क्या मिलता है, कब कब मिलता है, कहां कहां मिलता है, पता नहीं और पता नहीं। ये नारे जो होते हैं, ये नारे सामाजिक परिस्थितियों के ताने बाने के इर्द गिर्द बुन करके ही निकले होते हैं। उन परिस्थितियों के अंतर्गत सामाजिकता का दर्पण होते हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज आगे बढ़ता जा रहा है। 5 जनवरी 1933 ईस्वी को शर्मा जी का जन्म होता है और इसके बाद वो अपनी शिक्षा दीक्षा करके सर्वप्रथम मेरठ में अंग्रेजी के प्रवक्ता के बल पर, अंग्रेजी के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त होते हैं। इसके बाद जब वो बैठते हैं और उनको दिखाई देता है, तब वो संकल्प लेते हैं कि हम इन परिस्थितियों से निजात दिलाएंगे शिक्षकों को। और हम का मतलब मैं स्वयं ओम प्रकाश शर्मा नहीं था, हम का मतलब है हम सभी शिक्षक मिल करके इन समस्त परिस्थितियों से निजात दिलाएंगे। और वो निजात उन्होंने कैसे दिलाया? जब यह इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में शिक्षकों को जोड़ता है। सोचिए जरा, परिस्थितियां आज की तरह नहीं थी।
कि एक व्हाट्सएप पर 10 ग्रुप बना करके हम डिजिटलाइज करके हम पूरे प्रदेश में उसको वायरल करके और लोगों को जोड़ सके। उसके लिए जाना पड़ता था, श्रम करना पड़ता था। और जाने का तात्पर्य कोई हवाई जहाज से जाना, किसी रेल से जाना नहीं होता था। तब जाना होता था घरों घरों में, साइकिल से, पैदल चल करके, अपनी पूरी ड्यूटी करके प्रबंध किए दास्ता के। उसके बाद लोगों को एक एक करके ला करके मंच पर खड़ा होना था। कोठारी आयोग बनता है। कोठारी आयोग की बहुत खासियत थी। उसने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी वर्ग या कोई भी समाज यदि एक समान कार्य पर काम कर रहा है तो उसे एक समान वेतन और एक समान सेवा शर्तें मिलनी चाहिए। कि वेतन और सेवा शर्तें दो चीज हैं। वेतन कुछ खास पार्टिकुलर समय के लिए, महीने 2 महीने के लिए आपको 70,000 के बदले 2-4 लाख भी दिया जा सकता है। और सेवा शर्त वह होती है जो उसकी कंटिन्यूटी को लाइफ टर्म तक लेकर के जाती है। क्योंकि अगर वेतन की सुरक्षा और सेवा सुरक्षा नहीं होगी तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस ताने बाने को लेकर के सत्याग्रह हुआ, सत्य के प्रति आग्रह हुआ, हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसक तरीके से। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम शिक्षक हैं, आज हम कोषागार से वेतन ले रहे हैं और पहले प्रबंधकों द्वारा वेतन दिया जाता था। चाहे प्रबंधक द्वारा वेतन दिया जाए या कोषागार से वेतन लिया जाए, हम सरकार से हिंसा के माध्यम से जबरन तो नहीं छीन सकते। हमें उन्हीं रास्तों पर फिर से लौटना होगा जिन रास्तों पर महात्मा गांधी चल करके इस देश को आजादी की तरफ लेकर के गए। सत्य के आधार पर, सत्याग्रह के आधार पर, आंदोलन के माध्यम से हमें यह देखना पड़ेगा कि कैसे इसको उन्होंने लेकर के 1956 ईस्वी में जब यह संगठन बनता है, इसके बाद वे लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे। और आपने देखा कि आज हम कहां पर हैं, 7वें वेतनमान पे। 7वें वेतनमान तक इस पहुंचने में हमने कई सारे आंदोलन और सत्याग्रह के बाद जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, उसमें 1 अप्रैल 1971 का वेतन वितरण अधिनियम, जिसमें कोषागार से सभी शिक्षकों को वेतन का मिलना मील का पत्थर है। साथियों, यह याद रखना होगा, यह वेतन वितरण अधिनियम हमारे लिए उतनी ही पवित्र है जितना बाइबिल है, जितना गीता है, जितना कुरान है, जितना गुरु ग्रंथ है। उतना ही शिक्षकों के लिए वेतन वितरण अधिनियम, विशेष करके उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है। और सरकारें जो भी आती हैं वो सामान्य तरीके से चाहती हैं कि किसी ना किसी तरह से इस वेतन वितरण अधिनियम को समाप्त किया जाए। क्योंकि वेतन वितरण अधिनियम और कोषागार में वेतन देना ही सरकारों के लिए गले का फांस बना हुआ है। और ये ऐसे नहीं मिला, मैंने बताया कि बहुत सारे संघर्षों से चला। 1977 में एक बार ऐसा वाकया आया जो सुनाया करते थे कि केंद्र में जनता दल की सरकार थी। आप जानते हैं जनता दल में मैक्सिमम समाजवादी लोग भी होते हैं। और उत्तर प्रदेश में राम नरेश जी मुख्यमंत्री थे, राम नरेश यादव जी, और शिक्षा मंत्री कालीचरण जी थे। तो सरकार ने यह कहा कि हम जो अनुदान देते हैं वह अनुदान तो देते रहेंगे, पर हम अनुदान देंगे, भुगतान हम क्यों करें। वेतन वितरण अधिनियम में सिर्फ अनुदान ही नहीं सुनिश्चित किया गया है। यहां पर मैं एक मार्के की बात आपको बता रहा हूं। अनुदान के साथ साथ सरकार द्वारा कोषागार में भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है। यानी कि 1971 के लागू होने के बाद 77 में ही इस पर कैंची चलाना शुरू हो गया और उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि अनुदान तो हम देंगे पर भुगतान प्रबंधक करेंगे। आप इससे सोच लीजिए, काफी हमारे शिक्षक साथी हैं जिनके अपने शिक्षक संगठनों के साथ साथ, संघर्षों के साथ साथ प्रबंधक जो हमारे विद्यालयों में होते हैं, नियोक्ता, उनसे ताल्लुकात अच्छा होता है। पर अगर जरा सोचिए
कि यह भुगतान का अधिकार यदि प्रबंधक को हो जाए तो क्या वही शिक्षक साथी वह जितना अनुदान सरकार हमें दे रही है पूरा का पूरा भुगतान अपने खाते में करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। मेरा स्पष्ट दावा है कि किसी भी स्थिति में वे पूरे के पूरे अनुदान को, वेतन का भुगतान अपने खाते में नहीं करा पाएंगे, चाहे हम जितना उनका खास होकर के बैठे रहे। इसलिए हमें सिर्फ वेतन नहीं प्राप्त करना है, सिर्फ अनुदान नहीं प्राप्त करना है, इस अनुदान को भी सदैव हमें लेकर के जाना है कि सरकार दे। आज देखिए, अगर कैंची चलाने वाले इस तरीके से कैंची चलाने की कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करेंगे, पर उस समय क्या हुआ? उस समय सारे शिक्षकों ने विद्यालयों में ताला लगा दिया और सरकार ने यह आदेश दे दिया था कि 4 जनवरी 1977 से जो भी शिक्षक नौकरी पर नहीं आएगा उसे की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। देयर इज नथिंग प्रोविजन। केवल यदि आपने साइन नहीं किया रजिस्टर पर, आपकी सेवा समाप्त। उसके लिए किसी प्रकार के नोटिस नहीं दिए जाएंगे। और ऐसा लगा कि शिक्षक डर करके विद्यालयों में आ जाएंगे, पर हुआ उसका ठीक उल्टा। अगर आप इस इतिहास को पढ़ेंगे तो 39,000 शिक्षक, 39,000 शिक्षक हमारे जेलों में चले गए। थोड़ी मोड़ी संख्या में नहीं, 39,000। आज हम ग्रांटेड विद्यालयों में शायद इससे थोड़े ही बहुत शिक्षक इस नवीन भर्ती के बाद हो पाए। और विशेष करके मैं यह फेसबुक लाइव मैंने कहा था, इन नवीन शिक्षकों के लिए ही है, यदि वो कभी सुनेंगे तो। उनका वेतन भी रोक दिया गया, लोग जेलों में भी चले गए, पर वे झुके नहीं, वे टूटे नहीं। और अंततः क्या हुआ? सरकार को वापस लेना पड़ा। न सिर्फ उस प्रक्रिया को वापस लेना पड़ा, शिक्षकों की नौकरी भी सुरक्षित हुई और उनके ऊपर जो चार्जेज लगाए गए थे वे भी खत्म हो गए। और सिर्फ जो है शिक्षक के वेतन वितरण पर ही नहीं काम हुआ, उसके बाद काम हुआ पेंशन पर। क्योंकि रिटायर होने के बाद शिक्षक कहां जाएगा? वह पेंशन भी जैसे सबको मिलती थी उस तरह से कोषागारों से पेंशन सुनिश्चित किया गया। सिर्फ पेंशन नहीं, मृतक आश्रित की नियुक्ति की व्यवस्था भी। हमें आपको जानकारी है कि आज के समय में मृतक आश्रित, क्योंकि सरकार कह सकती थी कि आप हमारे फुल टर्म कर्मचारी नहीं है, जैसे आज भी वे अपने कैशलेस जो स्वास्थ्य का प्रक्रिया है, जो कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा है, उन्होंने राजकीय कर्मचारियों को दिया है, शिक्षकों को नहीं दिया। कहते आप हमारे नहीं हैं। वे कह सकते थे ये मृतक आश्रित पर नियुक्ति हम क्यों दें, आपके तो प्राइवेट विद्यालयों में नियुक्त किया गया है, पर हमने उसे लिया। साथ ही साथ कुछ लोगों ने कहा कि ये शिक्षक हीन योग्यता वाले हैं। इसका भी उपाय लोगों ने ढूंढा। प्रबंधकों द्वारा किए गए भाई भतीजावाद और सरकार द्वारा लगाए गए इस आरोप, दो चीजें को, प्रबंधक द्वारा लगाए गए भाई भतीजावाद की नियुक्ति का आरोप और साथ ही साथ सरकार द्वारा यह कहना कि ये हीन योग्यता के हैं, उसके लिए एक तीर से दो शिकार किया गया और वह किया गया आयोग का गठन। तब आयोग था जो आज बोर्ड है। उस आयोग के गठन से क्या हुआ? कोई भी सरकार यह नहीं कह सकती थी कि आज माध्यमिक विद्यालयों में, ग्रांट इन एड विद्यालयों में किसी भी प्रकार के हीन योग्यता के शिक्षक आकर के बैठे हुए। हम सभी जानते हैं अभी विगत दिनों तक राजकीय विद्यालयों में तो जो मेरिट्स होती थी उस मेरिट के कैलकुलेशंस के आधार पर लोग जाते थे, लेकिन जब से आयोग बना कुछ दिनों को छोड़ करके हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक आ रहे हैं वे सभी के सभी शिक्षक परीक्षा दे करके और साक्षात्कार दे करके आया करते थे। और ये अच्छी बात है, सरकार ने एक दो और फॉर्म्स आगे ले गई कि कहीं ना कहीं साक्षात्कार में कुछ जो है परेशानियां समझ में आ रही थी, कुछ आरोप लग रहे थे, तो उसने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का, टीजीटी के शिक्षकों के साक्षात्कार में को भी फिलहाल उन्होंने हटा रखा है। इसी प्रकार की लड़ाई 5वें वेतन आयोग की लड़ाई थी। और शर्मा जी जब
अपने मंच से कहा करते थे कि यदि आप लोगों को 5वां वेतन आयोग नहीं मिला होता तो 6वें और 7वें की आप कल्पना नहीं कर सकते थे। 5वें और 6वें की कल्पना आप किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते थे। 5वें वेतन आयोग की लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण रही, जिसमें 36 दिन की हड़ताल रही, और आज भी कुछ विद्यालयों में उन 36 दिन के शिक्षकों का वेतन आज भी नहीं मिला हुआ है। पर सरकार को बाध्य होकर के 5वां वेतन आयोग लागू करना पड़ा, और आज लागू है। 6वां तो लागू हो गया ऑटोमेटिकली ही, 7वें वेतनमान भी लागू हो गए। अगर 5वां नहीं मिलता तो 6ठा और 7वां हमें नहीं मिला होता, क्योंकि अन्य कर्मचारियों को तो मिल गए थे पर हमें नहीं मिलते। यह है उस 5 जनवरी 1933 में जन्मे हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व की हकीकत, जो विधान परिषद में 50 वर्षों तक, हम 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष तक नौकरी करते हैं, उन्होंने विधान परिषद में 50 वर्ष, लगभग 8 कार्यकाल, जिसमें 2 साल का एक गैप रहा जब चुनाव नहीं हुआ, 50 वर्षों तक विधान परिषद का प्रतिनिधित्व किया। आज हमारे वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक साथी, मैं वित्त विहीन विद्यालय कह रहा हूं, मैं वित्त विहीन शिक्षक शब्द का यूज नहीं करता, क्योंकि शिक्षक कभी वित्त विहीन नहीं हो सकता। जो हमारी प्रावधान है, जो हमारे नियमावली है, उसमें विद्यालय वित्त विहीन होंगे, शिक्षक वित्त विहीन नहीं होंगे। शिक्षकों को देना चाहिए पर शिक्षक को नहीं दिया जा रहा। इन सब मुद्दों में जो हमारे पास उपलब्धियां निकल करके आई बार बार, वे उपलब्धियां थी वह बुलंदियां जहां पर हम पहुंचे, या शून्य से कहां पहुंचे यह आप जाने। उन्होंने कहा आप मतलब कोई एक पार्टिकुलर टीचर नहीं, आपका तात्पर्य था उनका वह सभी शिक्षक साथी जो शिक्षक समाज से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्र निर्माण में जुड़े हुए हैं, एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति। और मैं दूरदर्शी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने सिर्फ आंदोलन नहीं किया, उन्होंने एक राष्ट्र निर्माण का संकल्प व्यक्त किया, और राष्ट्र निर्माण के संकल्प में उन्होंने जो व्यक्त किया कि हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, हम शिक्षक जो भी हैं वो राष्ट्र के निर्माता हैं। बनता होगा पुल, कोई बनाता होगा सरिया, कोई होगा इंजीनियर, कोई होगा डॉक्टर, लेकिन 5 वर्ष की कक्षा, 5 वर्ष, एक कक्षा से लेकर के 5 वर्ष का विद्यार्थी को लेकर के हम पीएचडी तक कराने वाले जो भी शिक्षक हैं, वो इस राष्ट्र के निर्माता हैं। और वो संकल्प व्यक्त है कि हम बनाएंगे नागरिक। उन्होंने कहा हम सिटीजन बनाएंगे, हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम प्रजा नहीं बनाएंगे किसी राजा के अंदर रहने वाला, हम एक नागरिक बनाएंगे जो अंधविश्वासों से मुक्त होगा, फ्री होगा सुपरजिशन से। यह अंधविश्वास अगर आपके अंदर है, अंधविश्वास, अंध से मतलब है अविद्या का, जो हमें बंधनों में ले जाकर के बांधती है, उस बंधनों में जो बंधन हम काल्पनिक तौर पे तैयार करके रखते हैं, जिनमें विश्वास करने लगते हैं। विद्या तो सा विद्या विमुक्तये है। विद्या वो होती है जो हमें विमुक्त करती है, उन सुपरजिशन से विमुक्त करती है, और होंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर। उनके संकल्प में था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर हम एक शिक्षक बनाएंगे। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में भी दिया हुआ है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पर जब हम नागरिक बन जाएंगे तब तो, और वो नागरिक बनाएगा कौन? वो शिक्षक बनाएगा। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर होगा, जिसको कभी भी छू नहीं सकेगी भाषा की दीवारें, क्षेत्र की दीवारें, जाति की दीवारें, धर्म की दीवारें, संप्रदाय की दीवारें और रंग भेद की संकीर्णताएं। यह रंग भेद की संकीर्णता, और जब इन सब चीजों से हम निकल करके निखर करके आएंगे, तब निर्मित होगा एक आत्मनिर्भर आधुनिक भारत, जिसे वो अपने राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ते थे। आत्मनिर्भर आधुनिक भारत जो इन सब अंधविश्वास, जाति, धर्म, संकीर्णताएं, भाषा, रंग, क्षेत्र, जाति से मुक्त होगा, यह राष्ट्र निर्माण का संकल्प था, जो उन छात्रों को बनाना था उन शिक्षकों के माध्यम से। इसलिए मैं कहता हूं कि वो सिर्फ जो है
शिक्षक के हितों के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के हितों के लिए आगे बढ़ करके काम करने वाले ऐसे शिक्षकों का एक वेनगार्ड तैयार करना चाहते थे और उन्होंने तैयार करके एक दिया भी। आपने देखा होगा एक छोटा सा, उनके चले जाने के बाद जब सारा शिक्षक समाज दुखी था, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, एक छोटा सा कार्यक्रम इस संगठन ने किया। मैं संगठन ने किया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्यक्ति जो है अपने विचार संगठन के माध्यम से छोड़ करके जाता है, वही व्यक्ति अमर होता है। यह शरीर तो नश्वर होता है, शरीर को तो चले ही जाना है, अमरता क्या चीज है? उसके विचार। उन्होंने विचारों से एक शिक्षक संगठन को जो दिशा दे करके छोड़ के गई, एक छोटा सा आदेश निकला कि हम काली पट्टी बांध करके विद्यालयों में पढ़ाएंगे। कई लोगों ने कहना शुरू किया, ये काली पट्टी से क्या होगा भैया, ये छोटे मोटे प्रतीकात्मक तरीकों से अरे कुछ नहीं होना है। पर अगर आपको याद होगा तो विधान परिषद में जो खुद शिक्षक रहे हैं और हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इस काली पट्टी पर किस तरह से झुंझलाए थे, जबकि आज के समय में विधान परिषद में सरकार का ही बोलबाला है। शिक्षक दल में मैं कह रहा हूं सरकार का बोलबाला है, किस तरह से झुंझलाए। इसलिए हमें नहीं सोचना है। इसलिए शर्मा जी कहते थे कि शून्य से कहां पहुंचे ये आप जाने और अब कहां रहना है ये आप जाने, क्योंकि उनका कहना था, वो दोनों चीजों को जोड़ते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ठहरने से तात्पर्य है कि अब आपको आगे ही जाना होगा, पीछे नहीं जाना होगा। पीछे पतन का रास्ता धड़ाम का होता है। धड़ाम से तात्पर्य है कि 7वें से सरकार आपको 6वें में, 5वें में, 4थे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में नहीं ले जाएगी, सीधे 7वें से शून्य पर लेकर के चली जाएगी। वो शून्य से जहां से हम चले और कहां जाना है और कैसे उसे रोकना है, ये हम सभी को देखना है। आज देखिए गवर्नमेंट का नारा है स्किल इंडिया। कहां गए व्यावसायिक टीचर, विद्यालयों के कंप्यूटर टीचर? डिजिटल इंडिया में कहां चले गए? हमारे विद्यालयों में कंप्यूटर है, ताले लगे हैं, उनके पदों का सृजन नहीं हुआ, या सृजित पदों में जो हमारे पद भरे नहीं गए उनको कंप्यूटर के पद के रूप में कन्वर्ट नहीं किया गया। ये है हमारा डिजिटल इंडिया। किस विद्यालय में प्रोजेक्टर लगे हैं? किन विद्यालयों में कंप्यूटर से शिक्षा दी जा रही है? कैसा भारत हम बना रहे हैं? क्या वे भारत जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो पैसा दे करके पढ़ रहे हैं, जो सुविधाओं से भरपूर हैं? हमारे राष्ट्र की शिक्षा एक कैसे होगी? अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी प्रावधान हैं उनसे भी हमें जूझना है। वे प्रावधान भी एक न एक दिन इस शिक्षा की मार्ग के में बाधा बनेंगे। शिक्षकों की तो बात छोड़ दीजिए, और जब शिक्षक के मार्ग में वो बाधा बनेंगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे? हमें लड़ना है, शिक्षा को बचाना, शिक्षक को बचाना, शिक्षक को समाज का निर्माण भी करना, राष्ट्र का निर्माण भी करना, अपनी उपलब्धियों की रक्षा भी करनी है। और इसके लिए रास्ता एक ही है कि ठहरना नहीं है, गति को बनाए रखना है। और गति से तात्पर्य है अपने संघर्ष को बनाए रखना है, अपने आंदोलन को बनाए रखना है, अपने विचारों को नहीं मरने देना है। कहां ठहरना है ये आप जाने। वो क्यों कह रहे हैं, मैं आपको गिनाता हूं। हमारे आज उनके प्रकाश स्तंभ को, उनके विचार पुंज को, उनके दर्शन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो लोग शिक्षकों के बीच में आज भी काम कर रहे हैं, चाहे हमने उनको प्रतिनिधि बना करके विधान परिषदों में भेजा या नहीं भेजा, वे लोग गिनाते हैं। उनमें हमारे एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी भी हैं। वे गिनाते हैं आजकल सम्मेलनों से। वे कहते हैं देखिए कौन कौन उपलब्धियां छीनी गई, यानी कि बुलंदियों से कैसे धड़ाम किया गया और कहां ठहरना है, जिसकी वो कह रहे हैं पुरानी पेंशन को 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया गया। उनके रहते भले ही समाप्त हुआ, पर पुरानी पेंशन को समाप्त किया गया। हमारे वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन शिक्षक साथियों का मानदेय जो पिछली एक गवर्नमेंट दे रही थी, और यह गवर्नमेंट जो ढोल पीट करके आई, उसने समाप्त कर दिया। अप्रैल 14 के बाद नियुक्त शिक्षक साथियों के सामूहिक बीमा को समाप्त कर दिया गया। ये तीसरी सबसे बड़ी हानि हुई है, जहां हम बुलंदियों से नीचे आ रहे हैं, जहां हम कहां ठहरना है, कहां ये ठहरेगा जा करके, उस पर विचार करना है। चयन बोर्ड की धारा 21 को समाप्त कर करके आप जानते हैं कि नया एक गठन करते हुए 18 लाया जा रहा है। सिटी अलाउंस समाप्त कर दिया गया।
जो शिक्षक साथी विनियमित हुए उनको विनियमितीकरण की तिथि से पेंशन दिया गया, चाहे वो कितने वर्षों से सेवा में लगे हुए। वरिष्ठता भी विनियमित तिथि से दी गई उनको। डीए हमारे समाप्त किए गए 3 वर्षों तक, जो रोके गए, बाद में जारी किए गए, लेकिन उनके अवशेष के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। विकलांगों का, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, और सरकार दिव्यांगों पे काम कर रही है। आप मजे की बात देखिए, हमारे बगल में एक अंध विश्वविद्यालय है, यही दुर्गा कुंड में। वहां के विद्यार्थियों ने, दिव्यांग विद्यार्थियों, जो अंधों को पढ़ने के लिए था, अंधे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, उनके आंदोलन होते रहे और उस क्षेत्र में होते रहे जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पर उस पर सुनवाई नहीं हुई। आगे चल करके उस विद्यालय और वहां के रहने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा, या वह जगह माल के रूप में विकसित हो जाएगी, ये हमें नहीं पता। तो विकलांग का वाहन भत्ता भी समाप्त कर दिया गया। स्थानांतरण की इसी तरह देखिए क्या नीति थी, पूरी की पूरी नीति बर्बाद हो गई। आज 2 वर्षों से विद्यालयों में स्थानांतरण बंद है। इक्का दुक्का जो सरकार के चहेते लोग हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनके जो कृपा पात्र लोग हैं, उनके 1-2 फाइल्स केवल जा रहे हैं। सरकार जनसंख्या नियंत्रण चाहती है, पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण प्रोत्साहन भत्ता, जिसे हम वैयक्तिक भत्ता के नाम से जानते हैं, वो समाप्त हो चुका है। अब तक बुलंदियों से नीचे या शून्य से नीचे या कहां ठहरेंगे, उसमें से 11 उपलब्धियां आज तक समाप्त हो गई। इसलिए इस मर्म को समझना है कि बुलंदियों पर पहुंचना आसान नहीं होता, कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और ठहरने का मतलब है आगे जाना। उसको वो परिभाषित कर रहे हैं कि शून्य से कहां पहुंचे यह आप जाने, यानी कि इस शून्यता की स्थिति से उठ करके 7वें वेतन आयोग और पेंशन को लेते हुए आप कहां पहुंचे ये आप जाने, और अब ये जो गिर रहा है यह कहां ठहरेगा आप जाने। आज देखिए, किसी न किसी नाम पर विद्यालयों में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। जो काम कुछ नर्सिंग असिस्टेंट कर सकते हैं, विद्यालयों में कुछ बाबू कर सकते हैं, उसके लिए संपूर्ण शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आज विद्यालय बंद पेपर में आता है, पूरा समाज जानता है कि विद्यालय बंद हो गया, शिक्षक मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप सब और हम सब जानते हैं कि हमें डेली, प्रतिदिन, यहां तक कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मकर संक्रांति और रविवार की छुट्टी भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समाप्त करके और बुलाया गया शिक्षकों को। यह है कि अब कहां रहना है, कहां ठहरना है, और उसके लिए हमें उस महामानव के द्वारा बताए गए गति के, संघर्ष के, आंदोलन के, सत्याग्रह के, शांतिपूर्वक सम्मेलनों के माध्यम से जो अभी रोक भी लगी हुई है, अपनी बातों को रखना होगा। और उसके लिए एक ही काम है, और वो है एकत्रित होना। जब तक हम यूनाइट नहीं रहेंगे, आज देखिए शिक्षकों के कितने प्रकार हो गए। शिक्षक होता था, शिक्षा मित्र से लेकर के जोड़ते जाइए तो पूरे भारतवर्ष में आज 23 से 24 प्रकार के शिक्षक हैं। मैं रेगुलर शिक्षकों के उनको नहीं कह रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर और इनको, शिक्षकों के वो प्रकार जिनके माध्यम से उनको वेतन कम दिया जा रहा है, ऐसे पूरे देश में। कहीं पारा टीचर हैं, कहीं अनुदेशक उनका नाम है, कहीं शिक्षा मित्र नाम है, कहीं पंचायत, प्रखंड, जिला शिक्षक। ये क्या, शिक्षक तो शिक्षक समान काम कर रहा है, उसे समान वेतन देना है, और उससे बचने के लिए ये सारी की सारी चीजें की जा रही। तो अब कहां रहना है, यह हमें समझना है, यह हमें जानना है, और उसके लिए उस व्यक्ति के उन इतिहास को समझना होगा, पढ़ना होगा कि कैसे आपके अर्जित उपलब्धियों के लिए 120 शिक्षकों को गोरखपुर की जेल में लाठियों से नहीं, रॉड से मारा गया, लोहे के, और पूरा के पूरा शरीर लहूलुहान हुआ। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जो रजाइयां थी, गद्दे थे, तकिए थे, उससे किया, वो फट गया, उसकी रुई बिखर गई, और सबके जो है खून बहने लगा उस जेल में बंद, जबकि जेल में इस तरह को पीटना नहीं। ऐसी स्थितियों से उबारने का काम किया है हमारे इस माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने। और यह काम, अगर हम शिक्षक इतिहास को जानना चाहते हैं, अगर इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, इस शिक्षा व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, तो हमें इन उपलब्धियों को अर्जित रखना है, सुरक्षित रखना है, बुलंदियों पर ठहरना नहीं है, आगे जाना है। अब तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, और उसके लिए एक ही है, क्योंकि हमें भोजन अब पर्याप्त जो मिल रहा है, उस भोजन पर जो संकट है उसको हटाते हुए सरवाइव करने के लिए
शिक्षक की एकता की आवाज को बुलंद करना होगा, आंदोलन के रास्ते पर जाना होगा। और माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी की आज इस प्रथम पुण्यतिथि पर यह संकल्प लेना होगा कि उन्होंने जिस दूरदर्शिता से शिक्षक समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और जो प्रतिनिधि उनके अपने दिन रात घर को छोड़ करके हमारे आपके संघर्षों के लिए लगे हुए होते हैं, यह जरूर है कि जनमत इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप बना सकते हैं, पर उपलब्धियां तभी अर्जित करेंगे जब इस डिजिटल युग से बाहर निकल करके सड़कों पे आएंगे, जब आप धरनों में जाएंगे, जब आप प्रदर्शन में जाएंगे, तब जाकर के यह बात आपको पता चलेगी कि यह आंदोलन कैसे जो है सुरक्षित रखना है, इस एकता को कैसे सुरक्षित रखना है, इस संगठन को कैसे सुरक्षित रखना है। और इस संगठन के माध्यम से, मैं संगठन शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम राजनीतिक दल के मातहत हो जाएंगे तो आज एक दल की सरकार बनेगी, कल दूसरे दल की सरकार बनेगी, परसों तीसरे दल की सरकार बनेगी, तब हम क्या करेंगे? तब कहां जाएंगे? हमें हर एक सरकार से जूझना होगा, क्योंकि सरकार तो सरकार होती है, वो कर्मचारी की हितैषी नहीं होगी। वो जरूर चाहेगी, उसके पास अधिकारी बैठे होंगे, और आज अधिकारी नहीं होते हैं, वो फंड मैनेजर होते हैं। आज तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये सरकार नहीं प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आज की सरकारें प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही हैं, आज की सरकारें खुद प्राइवेट हैं। ये हमें आपको समझना है। वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, वो खुद प्राइवेट हैं। और प्राइवेट सरकार है, प्राइवेट व्यक्ति है, जो सरकार के नाम पर अगर लोग बैठे हैं तो आपका भला कैसे करेगी? वह तो कटौती करेगी ही करेगी, तो हमें जूझना तो पड़ेगा ही। और नहीं जूझेंगे तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे, उतना बड़ा प्राणी जो जिस तरह से लंबे समय तक इस पृथ्वी पर राज किया। और हम तो ह्यूमन स्पेसीज हैं, हमारे पास विजडम और कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा है क्या? बल के आधार पर देखिए, अगर हम बल को देखें, फोर्स को देखें, शक्ति को देखें, तो हम अन्य जानवरों से कहीं नहीं ठहरते। पर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, हमारे पास विजडम है। और इस महामानव ने जो अपना झंडा गान बनाया इस संगठन का, उसने लिखा है, इस झंडा गान को बनाते वक्त बड़े दूरदर्शी तरीके से उन्होंने लिखा है और बड़े ही अच्छे विजडम को लेकर के आए हैं, विचार को लेकर के वो आए हैं कि किस तरह से इस संपूर्ण विश्व को हम जो है इस के माध्यम से आके लेकर के जाएंगे। झंडा गीत की पहली लाइन जो उन्होंने तैयार करवाई है वह है, अखिल विश्व की लहरे ज्ञान पताका। अखिल विश्व, यूनिवर्स। वे उत्तर प्रदेश की नहीं बात करते, वे देश की नहीं बात करते, वे वसुधैव कुटुंबकम पूरा अखिल विश्व यूनिवर्स की बात करते। यूनिवर्स में क्या ठहरे? किसी व्यक्ति का नहीं, किसी दल का नहीं, किसी संगठन का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी खास भाषा भाषी लोग का नहीं, किसी श्वेत अश्वेत का नहीं, किसी पुरुष या महिला का नहीं, बल्कि जो पताका फहरे वो क्या? ज्ञान की पताका फहरे, विजडम की पताका फहरे। ज्ञान का मतलब नॉलेज की पताका, विजडम का, इंफॉर्मेशन का नहीं। आज हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान मान लिया है। एक महामानव ने जो इस दूरदर्शी सोच को लेकर के चला है, उस सोच को हमें बरकरार रखते हुए इस संगठन को आगे लेकर के चलना है, आगे लेकर के बढ़ना है। और इन्हीं सब के साथ मैं यह कहना चाहता हूं आप लोगों से कि कोई भी समाज बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ सकता। रामधारी श्री दिनकर की पंक्ति है, धरकर चरण विजित श्रृंगों पे झंडा वहीं उड़ाते हैं, अपनी हथेली की उंगली पर खंजर का जंग छुड़ाते हैं। अगर आप में यह मादा नहीं होगा तो आप कभी भी इस समाज को दिशा नहीं दे सकते, दशा नहीं दे सकते, आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते। उसके लिए आपको कभी ना कभी इस डिजिटल क्षेत्र, डिजिटल फोरम से भले ही आप अपने आप को एकत्रित करें, अपने विचारों को पहचाने और विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, जन जन तक ले जा करके, लेकिन संघर्षों के लिए आपको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी यदि आपको सरवाइव करना हो। अन्यथा जिस तरह से यह 11 की 11 उपलब्धियां गई हैं, अब कहाँ रहना है यह हमें आपको तय करना है। बुलंदियों पर ठहरना है कि बुलंदियों पर से धड़ाम से पतन करना है। और कहीं भी यह नहीं किया गया कि सामूहिक बीमा में कि पहले जो निकलता था उससे कम 75 रुपए काटा जाएगा, फिर 30 रुपए काटा जाएगा। सामूहिक बीमा बंद तो बंद।
सामूहिक बीमा बंद तो बंद, ये नहीं कि पहले जो कटता था हम वहां लेकर के आएंगे। पेंशन बंद तो बंद, ये नहीं कि पेंशन 50% ना देके हम 30% देंगे, 40% देंगे, 20% देंगे, इस तरह का नहीं। पुरानी पेंशन योजना समाप्त। एनपीएस क्या है, न्यू पेंशन, आप भी जानते हैं। तो धरकर चरण विजित श्रृंगों पे झंडा वहीं उड़ाते हैं, अपनी हथेली की उंगली पर। आपको अपनी हथेली की उंगली पर खंजर का जंग छुड़ाना होगा, यानी कि आपको संघर्ष के रास्ते पर जाना होगा, तभी जाकर के इस महामानव को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और यह सच्ची श्रद्धांजलि आप उनको देंगे और अपने जीवन को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने शिक्षक समाज को सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ जय शिक्षक, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।